मित्रों नमस्कार, अभिवादन आपको। माफ़ी चाहता हूँ कि 2-3 दिन से 2 दिन बल्कि आज तीसरा दिन है कि 3 दिन हो गए हैं। मैं बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं कर पा रहा हूँ आपके लिए, कुछ तबीयत नासाज़ थी जिसकी वजह से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका, तो उसके लिए माज़रत। देखें, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ ठीक 3 दिन पहले जिस दिन मैंने ये सिलसिला ख़त्म किया था आपसे बात करने का, बल्कि मुलतवी किया था, एक तरह से पोस्टपोन किया था, वो था 28 का दिन। 28 तारीख वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान ने अपने वो 5 परमाणु जो टेस्ट किए थे, वो दिन है। और उसी दिन को चुना नवाज़ शरीफ ने अपने लिए पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग है नून यानी पीएमएलएन जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका दोबारा से अध्यक्ष बनना, प्रेज़िडेंट बनना। और वो क्यों इतने दिनों बाद बन रहे हैं? क्योंकि 6 साल पहले उनको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पनामा वाले केस के चलते डिस्क्वालीफाई किया था। झूठा केस था अल्टीमेटली, लेकिन वो जो भी था, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन उनके गले लटकी हुई थी, जिसकी वजह से न सिर्फ उनको प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था, बल्कि पार्टी के अध्यक्ष का भी पद छोड़ना पड़ा था। तो अब इतने दिनों बाद जबकि उनके ऊपर से सारे केसेस हट गए हैं, तमाम ब्लेमिशेस हट गए हैं, उनके अपने भाई, छोटे भाई इस समय प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो अब छोटे भाई ने, जो कि अब तक पार्टी के प्रेज़िडेंट थे, उन्होंने अपनी वो ज़िम्मेदारी छोड़ी, रिलिंक्विश की और उस ज़िम्मेदारी को वापस अपने बड़े भाई नवाज़ शरीफ को दे दिया। तो अब नवाज़ शरीफ वापस एक बार फिर से बन चुके हैं पीएमएलएन के अध्यक्ष। तो ये जब वो अध्यक्ष पद की उन्होंने स्वीकृति की और उसके बाद उस स्वीकारोक्ति के बाद में जब उन्होंने शपथ ग्रहण लिया और भाषण दिया अपना उस अवसर पर, तो आप पाएँगे कि उन्होंने एक गलती को स्वीकारा अपने कार्यकाल में की गई, और वो ये कि ये पाकिस्तान की गलती थी कि 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान आए हुए थे, तो उस समय पर पाकिस्तान ने एक तरह से उनके साथ दगा किया, विश्वासघात किया, पीठ में खंजर घोंपा, और वो था कारगिल युद्ध। तो अब उस बात को लेकर ये बात आई दोबारा से बहस में पाकिस्तान में कि दरअसल उस पर्सपेक्टिव में आज की तारीख में नवाज़ शरीफ जब इस बात का ज़िक्र करते हैं, तो न सिर्फ वो स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि क्या कहीं कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, भारत को या फ़ौज को, अपनी फ़ौज को या खुद भारत को। तो इसको लेकर हमारे दोस्त कमर चीमा ने डॉक्टर कमर चीमा ने एक व्लॉग किया, जिस पर मैं आपको बात करना चाह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि उसमें से कई मुद्दे उठ रहे हैं, कई पॉइंट्स ऐसे उठ रहे हैं जिन पर बात किया जाना ज़रूरी है। तो हम चलते हैं फिलहाल दोस्तों अपने दोस्त कमर चीमा की तरफ और देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने कल अपनी एक रैली में, एक अपनी पार्टी के इजलास में ये कहा और ये माने कि हमने भारत के साथ 1999 में एग्रीमेंट तोड़ा था और ये हमारा कसूर था। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का मसला है कि वो सच तब बोलते हैं जब वो अपोजिशन में होते हैं, या वो सच तब बोलते हैं जब वो जेलों में होते हैं। जब वो हुकूमत में आते हैं वो सच नहीं बोलते। मैं आपको रोककर यहाँ याद दिला दूँ, कमर चीमा साहब अगेन हमेशा की तरह से कुछ बातों में हमें गोली दे जाते हैं। कई बातें हैं जो झूठ बोल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस समय जो सरकार है वो पीएमएल-एन की है। जिस समय का रेफरेंस दिया जा रहा है, संदर्भ दिया जा रहा है कि जब कारगिल की बात की जा रही है या अटल बिहारी जी जब गए थे लाहौर, उस समय किसकी सरकार थी? पीएमएल-एन की थी। कौन उसको हेड कर रहे थे? यही नवाज़ शरीफ कर रहे थे। आज पीएमएल-एन की फिर से सरकार है। हेड कौन कर रहा है? इन्हीं नवाज़ शरीफ के छोटे भाई हेड कर रहे हैं, और जो पार्टी को हेड कर रहे हैं, उसी के वो अध्यक्ष हैं। तो न तो वो इस समय जेल में हैं, न वो इस समय पर आउट ऑफ पावर हैं, मगर वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसका अपना एक महत्व है, जिस महत्व को कमर चीमा साहब सिरे से यहाँ खारिज कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है। वो एक तरह से अपने छोटे भाई के ज़रिए आज भी राज कर रहे हैं। इसी फंक्शन में ये बात बार-बार कही गई कि उनके छोटे भाई यानी शहबाज शरीफ को, जो कि आज प्रधानमंत्री हैं, उनको बार-बार 2018 में ये ऑफ़र दी गई कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन वो नहीं बने। क्यों?
क्योंकि वो अपने भाई के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। शक फौजियों की यही थी। सॉरी, माजरत। फौजियों की शर्त यही थी कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ जाए, जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। सॉरी। तो इस समय पर जो ये बात कह रहे हैं कमर चीमा साहब, वो सिरे से गलत है। आगे सुनते हैं और फिर आगे और बात करते हैं। बात करने के लिए इस वीडियो में बहुत कुछ है। हुकूमत में आके फिर उनको हर चीज को छुपाना पड़ता है। जाहिर बात है, इसका मतलब यही है कि लार्जली इस मुल्क के अंदर जो पावर है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास नहीं है। यही वजह है कि मसले मसाइल रहते हैं। अब नवाज शरीफ साहब जो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी कामयाबी ये थी और मैंने ये कामयाबी हासिल की कि इंडिया के साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो लाहौर आए और लाहौर आके उन्होंने मुझसे मुलाकात भी की, एग्रीमेंट भी हुए। लाहौर डिक्लेरेशन 21 फरवरी 1999 को साइन हुआ। उस एग्रीमेंट में ये था कि अमन, जो विजन फॉर पीस है वो कैसे लेके आनी है, स्टेबिलिटी कैसे लेके आनी है दोनों मुल्कों के दरमियान, और ये एक बहुत बड़ी चीज थी। जो सिग्निफिकेंस है अटल बिहारी वाजपेयी के लाहौर आने की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी ये समझता है कि भारत पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को नहीं मानता। भारत पाकिस्तान को नहीं मानता। वो कहते हैं कि नहीं, ये एक रियासत थी, ये एक स्टेट है जो कि क्राफ्ट की गई है आउट ऑफ द बिगर इंडिया। ठीक है, सो वो हमें उस तरह नहीं मानते जिस तरह उनको मानना चाहिए। सो वो हमें अपनी तसल्लुत में रखना चाहते हैं। हमें दे वांट टू ट्रीट अस लाइक मालदीव्स, लाइक श्रीलंका, लाइक नेपाल एंड भूटान, और वो चीज़ चाहते हैं। पाकिस्तान की अशराफिया या जो एलीट है, मिलिट्री एलीट, ब्यूरोक्रेटिक एलीट, पॉलिटिकल एलीट, वो चाहती है कि नहीं, हमें एक पैरिटी में डील किया जाए, हमें इस तरह डील ना किया जाए। अगर आप हमें बराबर डील करेंगे तो तब हम आपसे बात करेंगे, अगर बराबर डील नहीं करेंगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये एक पाकिस्तान का मौक़िफ़ है शुरू से। बहरहाल ये जो कोशिश थी उस वक्त नवाज शरीफ की, अगर ये कोशिश कारामद हो जाती, और उस वक्त जनरल मुशर्रफ जो थे, जिन्होंने फिर बाद में कारगिल का ड्रामा किया सारा, वो ना, हम यहाँ रुक जाते हैं और पहले इस पॉइंट को ख़त्म कर लेते हैं जो कमर चीमा साहब यहाँ उठा रहे हैं, इनकी पाकिस्तानी सो कॉल्ड एलीट का, जिसके ज़रिए वो हमें बता रहे हैं कि भारत ने कभी पाकिस्तान को स्वीकार नहीं किया। पहली बात तो ये कि नेहरू से लेकर डाउनवर्ड्स, इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब वो वहाँ गए थे 1999 में, तो आप ये देखिए मीनार पाकिस्तान पर वो क्यों गए थे। मीनार पाकिस्तान पर जाते हुए मुशाहिद हुसैन ऑन रिकॉर्ड है, जब मुशाहिद हुसैन पाकिस्तानी सरकार की तरफ से अटल बिहारी जी को वहाँ पर क्या कहते हैं, उनको रिसीव कर रहे थे, रिसेप्शन दे रहे थे। तो वो नवाज शरीफ जी के बिहाफ पे जब इनसे मिले हैं अटल बिहारी जी को और रिसीव किया है उन्होंने, तो उनको बाद में उन्होंने पूछा कि जब उन्होंने कहा कि मुझे मीनार पाकिस्तान जाना है, तो उन्होंने कहा सर ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इसका सिंबलिज्म बहुत ज़बरदस्त जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जाना चाहता हूँ, और ये जो शक है हमेशा के लिए कि हम पाकिस्तान को स्वीकार नहीं करते हैं, मैं इसको हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता हूँ। और वो जाकर बाकायदा वहाँ ये बात लिख कर आए अटल बिहारी जी, ये ऑन रिकॉर्ड है। उसके बावजूद अगर पाकिस्तानी एलीट को इस बात का भरोसा नहीं होता है, तो भरोसे की कोई मुगली घुट्टी 500% तो होती नहीं। ना ही किसी हकीम लुकमान के पास इसकी कोई दवाई थी। तो नहीं भरोसा है, तो वो क्या है? वो डिस्ट्रस्ट है। डिस्ट्रस्ट जो कि आपके अंदर पहले से भरा पड़ा है। किन कारणों से भरा पड़ा है? उसके बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल कारण बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन वो डिस्ट्रस्ट आपके अंदर है। हमने दिल खोलकर आपको उस समय स्वीकारा, मगर अब बदले में आपने उसकी जो हमने एक्सेप्ट किया आपको एज़ अ नेशन, तो बदले में आपने क्या किया, वो एक अलग मुद्दा है। जिसको आप ड्रामा कह रहे हैं, उसे ड्रामा नहीं कहते हैं चीमा साहब, उसे डिबैकल कहते हैं। अगर कोई ड्रामा दोनों तरफ के मुल्कों के इतने लोगों को मरवा जाए, तो ये बहुत बड़ा ट्रेजिक ड्रामा है, बहुत ट्रेजिक ड्रामा है। इसे ड्रामा कहकर इंसल्ट ना कीजिए। कारगिल में दोनों ही तरफ के बहुत से लोग मरे हैं, उसे ड्रामा नहीं कहते सर। तो ज़रा सोचिएगा इस बात को। अगर ड्रामा ऐसा होता है, तो मुझे नहीं मालूम जंग किसे कहते हैं।
जहाँ तक बची बात कि उसको फिर नकारात्मक नेगेटिविटी उसकी कैसे अंडरलाइन की जाए, तो मैं आपको बता दूँ। एक जनाब आपके यहाँ हुए हैं, पाकिस्तानी फ़ौज के बड़े डेकोरेटेड ऑफ़िसर हैं, जमशेद कियानी, लेफ्टिनेंट जनरल जमशेद कियानी। वो इसको एक बड़ा खूबसूरत नाम देते हैं। वो कहते हैं ये कारगिल डिबैकल था। डिबैकल ये लफ्ज़ है जो उस डेकोरेटेड पाकिस्तानी फ़ौजी ने इस्तेमाल किया है और मुझे लगता है कि बहुत सही किया है। आगे सुनते हैं कि हमारे चीमा साहब फर्दर क्या कह रहे हैं। मुझे इम्पोर्टेंट लगा कि इस नैरेटिव को ज़रूर ख़त्म किया जाए कि ये न तो कारगिल एक ड्रामा था और ना ही ये कहना सही है कि भारत पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। प्रॉब्लम एरिया क्या है? प्रॉब्लम एरिया है कश्मीर, जिसकी रट पाकिस्तान लगाए रखा है, आज तक लगाए रखी थी। हालाँकि 370-35 ए हटने के बाद में उसका कोई बड़ा तुक नहीं बनता है, लेकिन फिर भी कश्मीर पर अभी और बातें होनी बाकी हैं, अभी और बहुत कुछ होना है चीमा साहब। मैं आपको आगे उसके बारे में और बताऊँगा। ना करते तो आज पाकिस्तान और भारत किसी और तरफ चल पड़े होते। और आपको पता है बीजेपी जो है वो पावर में थी। बीजेपी जो है वो कोई भी फैसला कर सकती है पाकिस्तान के बारे में। कहा जाता है कि कांग्रेस कोई फैसला नहीं कर सकती, बिकॉज कांग्रेस जो है वो उसके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। कांग्रेस इलेक्शन तो जीत सकती है, लेकिन कश्मीर और पाकिस्तान जैसे बड़े फैसले नहीं कर सकती। बीजेपी इलेक्शन जीते या ना जीते, वो फैसले सारे कर सकती है। और अब अगर वो जीते हैं अभी, जैसे नरेंद्र मोदी साहब 2 दफा कंसेक्टिव जीते हैं और तीसरी दफा के भी चांसेस हैं, तो वो फैसले कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कश्मीर पे एक फैसला किया जो कि यूनिलैटरल फैसला है, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जो अगर विजन फॉर पीस एस्टैब्लिश हो जाता, दोनों मुल्क ये कश्मीर वाली बात को ख़त्म ना कर लें चीमा साहब। ज़रा ये बताइए, जिसे आप यूनिलैटरल फैसला कह रहे हैं, वो यूनिलैटरल क्यों नहीं होना चाहिए? पूछें क्यों? भारत के पास एक एनेक्सेशन ट्रीटी है, जो उस समय के कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने की थी, राइट? तो ज़रा ये बताएं चीमा साहब, आपके पास क्या है? कश्मीर के जिस इलाके में आपने कब्जा करके आज तक आप बैठे हुए हैं, बता सकते हैं कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है उसका? कराची एग्रीमेंट को भूल जाए, वो जो आपने बाद में घुग्गी मरवाई है। लेकिन आप याद रखिए, हरि सिंह जो कि वहाँ के राजा थे, उन्होंने साथ कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। एक बात। दूसरी बात, जिस समय आपने वहाँ इंट्रूड किया 48 में और आपने वो एरिया ऑक्यूपाई किया, उस समय आप कश्मीर के साथ में एक यूनिलैटरल बायलैटरल कश्मीर और आपके बीच में एक समझौता था, सीज फायर का, कि कोई भी कि आप उस पर हमला नहीं करेंगे, राइट? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहते हैं उसको। तो वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तोड़ते हुए आपकी फौजों ने वहां हमला किया था। तो चीमा साहब, किस किस को रोएंगे आप? ये जो आप कह रहे हैं ना कि यूनिलैटरल फैसला, ये नॉनसेंस है। एरिया पर यूनिलैटरल कब्जा भारत का ही है, भारत का ही होना चाहिए, और देर सबेर आगे पीछे आप वहां से भागेंगे, इसलिए क्योंकि कानूनी तौर पर आपके पास कोई वहां रुकने का वजह नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपका कब्जा ही गैर कानूनी है। आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके बल पर आप वहां खड़े हो सकें, राइट? सच यही है। यू हैव नो बिजनेस बीइंग इन कश्मीर, सिंपली बिकॉज ये मामला यूएन में जो अटका हुआ है बायलैटरल, इसीलिए बायलैटरल है, इसीलिए 6 चैप्टर में है, क्योंकि अदरवाइज ये जो बात वहां बढ़ेगी तो ये चैप्टर समझने जाने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि कुछ और पिटीशन भी है भारत की, वहां जो पड़ी हुई हैं, जो इस बात के लिए है कि आपको उस कब्जे से हटाया जाए, क्योंकि आपका वहां कोई बनता ही नहीं। और ये भी जरा सोचिए कि जो हालात चल रहे हैं आजाद कश्मीर, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में, जरा सोचिए कि कहीं ये बात बढ़ जाए तो, अगर कहीं वहां के लोग ही ये कहने लग जाए कि हमें भारत में जाना है, तो नहीं, इस बात को दूसरी तरह से कहते हैं। अगर कहीं प्लेबिसाइड की बात को भारत कह दे, तो अगर भारत कहे कि चलिए जी प्लेबिसाइड कराते हैं अगले 6 महीने के अंदर, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप भागते फिरेंगे, आप भागते फिरेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके साथ हुआ क्या, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके आजाद कश्मीर की पब्लिक देख रही है कि दूसरे कश्मीर में क्या चल रहा है। तो जरा सोचिए,
ये मामला यूनिलैटरल नहीं है, एक्चुअली यूनिलैटरल ही है और यूनिलैटरल ही होना चाहिए, क्योंकि आप वहां जबरदस्ती बैठे हुए हैं। यू शुड गो आउट। आगे सुनिए। में सुकून हो जाता है, मामला ठीक हो जाते हैं, तो सारी चीजें ठीक हो जानी चाहिए। और उसके बाद अगर हम कारगिल में वो सारी मिस एडवेंचर ना करते, कारगिल में मिस एडवेंचर ना करते, तो बात तो फिर ना खत्म ही थी ना। मतलब इतने अच्छे ताल्लुकात रहने थे। आज कल हम बात कर रहे थे जी मुकेश अंबानी अफ्रीका में जाके पैसे लगाना है, तो आज पाकिस्तान मुकेश अंबानी यहाँ पे पैसे लगा रहा था। हम ये हिंदू मुस्लिम करना छोड़ देते। हमने ये जो हर 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 एंगल को, हर एक को मजहब के लेंस से देखना शुरू किया है ना, इसने बेसिकली हमें पटरी से उतार दिया। इसने हमें बेसिकली पटरी से ही उतार दिया। ठीक है जी। सो ये चीजें जो हैं वो समझने की जरूरत है, और आज भी हम वो पटरी पे नहीं चढ़ सके। पटरी पे आप इसलिए नहीं चढ़ सके क्योंकि आपके फंडामेंटल्स खराब हैं चीमा साहब, आपके फंडामेंटल्स खराब हैं। मुझे आप बताइए, अगर सब कुछ नॉर्मल भी हो, अगर सब कुछ नॉर्मल हो, तो आपको क्यों लगता है कि मुकेश अंबानी पाकिस्तान में पैसे लगाएंगे? एक ऐसी पॉपुलेशन जो आधी से ज्यादा गंवार हो, उसका करेगा कोई पैसे लगा के वहां पे? बाय द वे, जो दुनिया के सबसे बड़े मुल्क हैं जिनके अंदर पैसा है, जो डेवलप्ड सोसाइटीज हैं, सऊदी अरब ले लीजिए, कतर ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, आखिर वो पैसे लेकर क्यों नहीं आ रहा है? पास इन्वेस्टमेंट आप यहाँ क्यों नहीं कर रहे? आप लोगों की वो काम है जिसे डिसइन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट का फर्क भी नहीं मालूम, जिसे ये भी नहीं मालूम है कि अपनी चीजों का जो स्टेक है उसे विदेशियों को बेच देने को एफडीआई नहीं कहते। सच तो ये है चीमा साहब, ये फर्क आपको भी नहीं पता। आपने ही कब इस पे ऊपर बात की? क्या आपने अपने किसी व्लॉग के जरिए कभी ये लोगों को बताया कि भाई ये इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट में फर्क क्या है, और ये कि जो मीठी गोली आपको आपकी सरकार दे रही है, आपके फाइनेंस मिनिस्टर दे रहे हैं, वो कितनी झूठी है? क्योंकि आप जब अपने स्टेक बेच रहे होते हैं तो उस पर आपको कोई राइट थोड़ी बनता है। वो पैसा आपके पास इमीडिएट आ जाएगा, लेकिन वो खत्म हो जाएगा, आपको पता है। ठीक वैसे जैसे साजिद राव साहब कहते हैं, दुबई, कनाडा, लंदन में प्रॉपर्टी खत्म, क्योंकि स्टेक बिक रहा है। स्टेक बिक रहा है, वो पैसा किसी एक के पास जा रहा है, सरकार के पास नहीं आ रहा है। जो सरकार की एसओईज हैं, स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज हैं, उनमें से क्या बिकने जा रहा है? पीआईए बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है। बाकी कौन है? और कितनी अजीब बात है ना कि जो आपके अपना चलती हुई अलायंस हैं, ब्लू को ले लीजिए, शायद खान अब्बासी साहब, क्या वो बिड कर रहे हैं आपकी पीआई के लिए? कैसी बातें करते हैं चिम्मा साहब, आप भी कमाल करते हैं। लाहौर डिक्लेरेशन जो कि वाजपेयी साहब का था और नवाज शरीफ साहब का था, अगर वो विजन फॉर पीस चल पड़ता, एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क डिजाइन हो जाता, माजर चाहता हूं, अगर वो कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क डिजाइन हो जाता, तो जितने भी इंडिया और पाकिस्तान के लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज थे वो सारे हल हो जाते थे। और ये जो लाहौर डिक्लेरेशन है, इसकी बड़ी रेलेवेंस होती है। उसके बाद देखें कारगिल हुआ, फिर भी हमें इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो गए जब एक कॉम्पोजिट डायलॉग शुरू हुआ 2004 से 7। ठीक है जी। फिर वो कंपोजिट डायलॉग जो है वो मुंबई ब्लास्ट की वजह से खत्म हो गया, और देन फिर इंडिया ने पाकिस्तान से बात नहीं की। मुंबई ब्लास्ट नहीं था सर, 2008 में आपने मुंबई अटैक किए थे, आपके लोगों ने वो अटैक करवाया था, आपके टेररिस्ट वहां आए थे। एलईटी आपकी ही बनाई हुई है ना? एलईटी ढूंढने की जरूरत तो नहीं है कि एलईटी किसने बनाई, कैसे बनी, और उसको स्टेट की सपोर्ट किस तरह से हासिल थी। इलियास कश्मीरी का नाम सुना होगा, नाम नहीं? इलियास कश्मीरी, वही आया था ना, उसी को एलईटी में घुसेड़ा गया था अलकायदा की तरफ से, वही था ना, उसी के लोग जो आए थे उस टीम के अंदर कसाब के साथ में, जिन्होंने यहाँ पर जीस सिनेगॉग में बंबई में हमला किया था। क्या था वो अलकायदा का ही तो प्लान था। तो उस समय अलकायदा कहाँ था? टोरा बोरा से 2008 की बात कर रहे हैं ना, आप जरा सोचिए। 2008 के मुंबई हमलों के समय पर
उसामा बिन लादेन कहाँ था? वो ऑलरेडी पाकिस्तान में आया बैठा था, राइट? आप किसी भी शख्स से आपके यहाँ पाकिस्तान में पूछ लीजिए, इश्तियाक ये जो इश्तियाक कश्मीरी जो कश्मीरी था, इलियास कश्मीरी से उसामा बिन लादेन की मुलाकात हुई थी ना, फाटा के इलाके में, राइट? वहीं पे उसकी मुलाकात हुई थी, जहाँ पे उसने ऑफर किया था कि अलकायदा के लोगों को मिलना चाहिए इसमें, ताकि इसका स्कोप बढ़ाया जा सके और हम यहूदियों के इस सिनेगोग पे हमला करें। यही हुआ था ना? तो कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? उसको आप खाली ब्लास्ट पे कह के डाल रहे हैं। ब्लास्ट नहीं था वो बाकायदा एक प्लान्ड हमला था, और जिसका कि एफआईए ने और आपकी कोर्ट्स ने आज तक कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा उस वक्त फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर क्या नाम है उनका, शाह महमूद कुरैशी भारत के अंदर थे, मुज़ाकरात चल रहे थे, मुंबई पे हमले हो गए, ठीक है। सो एक तबका ये है जो भारत के अंदर ये समझता है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है वो इस काबिल नहीं है कि वो टॉक्स कर सके, क्योंकि उनके पास पावर नहीं है, और जिनके पास पावर है वो बात नहीं करना चाहते। सो हुआ ये कि वो जो कश्मीर का इशू था, जिसको पिछले 76 साल से इशू है, जो कि आज़ादी की जंग बनी हुई थी, इंडिया ने बड़ी खूबसूरती के साथ उसको टेररिज्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर नॉनसेंस चीमा साहब, इंडिया ने नहीं कन्वर्ट किया, वो पहले दिन से ही टेररिज्म की जंग थी। और अब तो आपकी अपनी जो जमात इस्लामी थी कश्मीर की, उनके लीडर्स ने कह दिया ना कि हम मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं। उन्होंने भी उस सारी की सारी वेव को जो आपसे फंडेड थी, आप लोग पैसा जिसके लिए डाल रहे थे, उसके लिए जमात इस्लामी ने कह दिया ना कि हमसे जो हुआ गलत हुआ, कंफ्यूजन में हुआ, यही हुआ ना। तो फिर आपकी बात की क्या वैल्यू रह गई? अब आप सिर्फ अपना नैरेटिव पाकिस्तान में बैठकर ढोल बजाकर गाते रहिए। कश्मीर में इस राग को सुनने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, और आगे किसी को पैदा होने नहीं दिया जाएगा ऐसे को, है ना? लगे रहिए। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ये सरासर गलत है। फ्रीडम स्ट्रगल जैसी वहां चीज नहीं थी, वो था ही पहले दिन से टेररिज्म जिसे आपने पैदा किया था, आपके फंडेड टेररिज्म था वो चीज, अगर इंडियन पार्लियामेंट पे हमला ना होता, अगर मुंबई पे हमला ना होता, अगर ये चीजें एंड देन कारगिल पे भी हमला ना होता, ठीक है, तो ये कश्मीर के अंदर अगर स्ट्रगल चलती रहती तो थिंग्स वुड हैव बीन फाइन कि ठीक है जी वो इंटरनल मसला चल रहा है। आई एम टॉकिंग कि मैं एक एक सिनेरियो। तो कश्मीर में स्ट्रगल चलती कैसे दादा? कश्मीर में स्ट्रगल चलती कैसे? उसका ईंधन तो आप दे रहे थे, उसके लिए 500 रुपए पर आदमी पर डे के हिसाब से पेमेंट तो आप कर रहे थे, है कि नहीं? गिलानी को पैसे कौन दे रहा था, है कि नहीं? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ऐसी तो नहीं चल रही थी। तो ये तो आप कैसी बातें करते हैं? कोई भी मूवमेंट आज तक क्या बिना फंडिंग के चली है? पॉलिटिकल और अदरवाइज नहीं चली ना। तो कौन था? भारत तो नहीं फंडिंग कर रहा था इस मूवमेंट को, तो कौन फंड कर रहा था? जाहिर है आप। इंटरेस्ट किसका था? आपका। कौन प्रमोट करता था इस बात को कि वहां पाकिस्तान की लाशों में पाकिस्तान के झंडे लपेटे जाएं? ये ड्रामा कौन करवाता था? एक्चुअली ये है वो ड्रामा। आप कारगिल को ड्रामा कह गए, गलत कह गए। दरअसल ये था ड्रामा जिसमें एक इमोशनलिज्म में पलटा रहे थे आप। लीजिए आगे बात करते हैं। ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने कि कश्मीर के अंदर जी एक मसला है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, मसले हैं, वहां पे लोग लगे हुए हैं। भला कैसे? भला डिस्प्यूटेड टेरिटरी कैसे है? भारत ने वहां जाकर कोई डिस्प्यूट नहीं क्रिएट किया है। भारत ने यूएन में जाकर एक शिकायत की है कि ये हमारा इलाका है, जिस इलाके में आप घुसकर आए बैठे हैं, ये डिस्प्यूटेड नहीं होता, ये हमारा क्लेम है, और ये क्लेम बहुत जल्दी हम अपना पूरा करेंगे, लेंगे उसको। मगर ये जो आप कह रहे हैं ना डिस्प्यूटेड टेरिटरी, वो बकवास है। जिस टेरिटरी पर होने का आपके पास कोई जवाब ही नहीं है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई तुक नहीं है, उसमें डिस्प्यूट क्या है भाई? मेरी जमीन पे आप अगर बैठ जाएं और ये कहें कि वो डिस्प्यूटेड हो गई, कैसे डिस्प्यूटेड होगी भाई? आपको किसी पुलिस वाले को उठा के बाहर फेंक देना चाहिए कि आप कोई पुलिस वाला है और आपको 2 डंडे लगा के बाहर करें वहां से। इतनी सी बात होती है। अब इस केस में अगर यूनाइटेड नेशन ने पुलिस का रोल नहीं अदा किया है, तो जो दूसरा है वो गुंडागर्दी करेगा, वो आपको उठा के बाहर फेंक देगा। टाइम आएगा,
वो दिन होगा, आप देखिएगा। दैट्स फाइन। लेकिन जब आप किसी मुल्क की मेनलैंड टेरिटरी में घुस के कुछ ऐसा करते हैं एंड देन एक मुल्क के ऊपर इल्जाम आ जाता है, तो देन तो सारी की सारी बात ही खत्म हो गई ना। आप देखिए कारगिल जो है, कारगिल के बारे में क्या कहा जाता है? कारगिल के बारे में ये कहा जाता है कि उस वक्त पाकिस्तान की जो उस वक्त जनरल मुशर्रफ का जो माइंडसेट था, जनरल मुशर्रफ बेसिकली नवाज शरीफ के साथ खेल गया। खेला क्या कि वाजपेयी पाकिस्तान आए, मुज़ाकरात हुए, लॉर्ड डिक्लेरेशन साइन हुआ, जनरल मुशर्रफ ने कहा ये तो मामलात रास्ते पे चल पड़े, हम क्या करेंगे। यही बात है कि ये जो हॉक्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उन हॉक्स की जो के बारे में ये कहा जाता है कि वो किसी जगह पे हमें पहुंचने नहीं देते। उन्होंने कहा कि अगर ये इंडिया के साथ अमन चल पड़ा और इसमें हमें ऑन बोर्ड ना लिया गया, या हमारे इंटरेस्ट को कैटर ना किया गया, या हमें ना पूछा गया, तो फिर चीजें बेहतर नहीं होंगी। तो जनरल मुशर्रफ ने कारगिल पे एक ऐसी एक्टिविटी करा दी कि उसमें कहा ये कि जी ये तो मुजाहिदीन है, ये समर में ऊपर चले गए, विंटर में ऊपर चले गए थे। जब समर में इंडियन फौजियां ऊपर आने लगी तो बाद में उनको रेजिस्टेंस का सामना पड़ा, इंडियन फौज नीचे आई, उन्होंने कहा ये ऊपर कौन है, ऊपर तो ये हमारी पोस्ट थी, लेकिन वो पोस्ट कैप्चर कर ली थी। मुशर्रफ साहब को ये था कि इंडिया जो है वो परेशान हो जाएगा, करेगा कुछ नहीं, उसके बदले हम उनकी ज़मीन कैप्चर कर लेंगे, उसके बदले उन्हें कहेंगे हमें कश्मीर दे दे। मतलब ये इस तरह का मोटा सा एक उनका प्लान था। ये मोटा सा ज़रूर है, लेकिन सारा नहीं है। दरअसल उनका प्लान तो कुछ और भी था। वो हमारी हमारी जो हमारा रास्ता है सियाचिन जाने का, वो उसको भी काट रहे थे, ताकि एयर के अलावा हमारे पास कोई रास्ता ही ना बचे वहाँ तक अपनी कुम्भ पहुँचाने का। हमें न सिर्फ कुम्भ बल्कि जो सप्लाईज़ हैं, वो भी तोड़ने का इरादा था उनका, ताकि हमारे फौजी वहाँ बैठे भूख-प्यास के मारे मर जाएँ उस सियाचिन के माहौल में, और आप यहाँ हमसे कश्मीर के लिए नेगोशिएशन करें। यही था ना? मैं अलग से आपको इसका जवाब और दूँगा, ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी, मगर अभी आप इंतज़ार कीजिए उसका। मेरे पास तमाम मटीरियल पड़ा हुआ है उस बात को साबित करने के लिए। लेकिन फिलहाल ये जो आप कह रहे हैं, ये गलत है। और बाद में वैसे एक बात देखिए ना चीमा साहब, है क्या? आप भी क्या कर रहे हैं? आप अपने पॉलिटिशियन को ब्लेम कर रहे हैं इस बात के लिए कि वो तब बात करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं या सच बोलते हैं जब वो पावर से बाहर होते हैं, ये अपनी अपनी पावर छोड़ चुके होते हैं या जेल में होते हैं। यही कह रहे हैं ना आप? आप भी तो एक समय गुज़र जाने के एक वक़्त को गुज़र जाने के बाद तब लकीर पीट रहे हैं कि अगर ऐसा ना होता, अगर वो नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो ये होता। ये सब के सब कंजक्चर्स हैं। सब के सब कंजक्चर्स हैं। दरअसल कोई भी नहीं जानता कि क्या होता तो क्या ना होता। हो वही रहा था जो हुआ, और होना वही था जो हुआ। है ना? इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ट्रेडिशन चला रहा है राइट सिंस 1947 कि ज़मीन मिले, कब्ज़ा कर लो, बैठ जाओ और फिर देखेंगे क्या होता है। ये बड़ा देखा-सुना तरीका है काम करने का आप लोगों का, जो कि नहीं चल पा रहा। अब तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा। और ये सिर्फ़ आप आज ही बातें कर रहे हैं ना, आपके यहाँ से कौन था ये बातें करने वाला? कोई था जब बाजवा साहब ये कर रहे थे, कह रहे थे? और हमारे यहाँ चूँकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी दूसरी कंट्री के आर्मी चीफ से नहीं ना मिलता है, ना बात करता है। मिलने का इतना ही रहता है कि सामने पड़ जाए तो जो आर्मी वाला है वो सैल्यूट करेगा, बस चला जाएगा आगे। बियॉन्ड दैट नथिंग। आप पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करती है, आर्मी लीडरशिप से बात करती है। दैट इज़ द प्रोटोकॉल, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, दैट्स कॉल्ड डेमोक्रेसी, जिसका आपको धीरे अंदाजा नहीं हो रहा। और गेम पुट्ठी पे आ गई, इंडिया ने बोफर गन्स मंगवा ली आई थिंक रशिया से, वो नीचे से मारते थे, बड़ी ऊपर जाती थी। ये रशिया से नहीं आई थी सर, क्या कर रहे हो? बोफोर्स गन स्वीडन से आई थी और मंगवाई नहीं थी, वो कई साल पहले से आई रखी हुई थी। आपको याद नहीं है? उसको लेकर हमारे यहाँ बहुत बड़ा स्कैंडल चला था। राजीव गांधी की सरकार गई थी उसपे। बहुत बड़ा मुद्दा था और राजीव गांधी के गले पड़ा था। क्वाट्रोची का नाम सुना है आपने? अंकल क्वाट्रोची जो जानकार थे हमारे, इटली से, जो हमारे यहाँ दलाली कर रहे थे हथियारों की, उनका भी रोल था इसमें। आप जरा देखिएगा। कोई चीज़ें आज तक साबित नहीं हो पाई क्योंकि उस ज़माने में FATF नहीं था
और जो फाइनेंशियल लेन-देन था उसको लेकर स्विस बैंक बहुत कड़ा था, बहुत उसका रुख से बहुत कड़ा हुआ करता था। वो चीज़ों को रिवील नहीं करता था, फैक्ट्स को रिवील नहीं करता था, अकाउंट होल्डर्स के सही नाम नहीं रिवील करता था। तो वो बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन बोफोर्स गन वो प्रोडक्ट अच्छा था। हमारे यहाँ चाहे उसमें रिश्वत ली गई, नहीं ली गई, लेकिन गन बहुत अच्छी थी और उसने आपको कबाड़ा किया। वो स्वीडन से आई थी, रशिया से नहीं। तो ठीक है, ऊपर जाती थी और उन्होंने बड़ी सख्त फिर और अब पाकिस्तान नहीं कहता था कि ये नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री है, कहा जाता है कि वो थी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री। कपड़े उन्होंने और पहने हुए थे। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि ये कश्मीरी हैं। मुशर्रफ साहब, नवाज शरीफ साहब बड़े एम्बेरस हुए। नवाज शरीफ साहब जो हैं, कहा जाता है कि उस वक्त 4 जुलाई को 4 जुलाई को अमेरिका गए, जाके रिक्वेस्ट की क्लिंटन की, उनके गोडे गिटों में बैठे होना कि जंग बंद कराओ। ठीक है, जंग बंद हुई, ठीक है जी, लेकिन इंडिया ने नुकसान पाकिस्तान का बड़ा किया। सो जो चीज़ पॉलिटिकल एंगल पे सॉल्व हो सकती है, जब हम उसको नहीं करते और फिर हम उसको 20 साल इंतजार करते हैं, जो चीज़ 1999 में हो गई थी, 2019 में भी हम वही कह रहे हैं कि करो, तो लोग तो फिर हमें हमारी बात को सीरियस नहीं ना लेंगे। तो जनरल मुशर्रफ ने कू कर दिया, नवाज शरीफ को घर भेज दिया, एंड देन वो खुद चीज़ें करने लग पड़े। सो क्वेश्चन ये है कि जब हम आइन और कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट ना करें, जब हम पब्लिक मैंडेट की रिस्पेक्ट ना करें और हम मुल्क को खुद ही एक विशियस साइकिल में ले जाएं, एंड देन बाद में कहें कि नहीं, हमें जो है वो हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब ये पता नहीं कि चीमा साहब बोल क्या रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट किसने करनी थी? मुशर्रफ। कॉन्स्टिट्यूशन किसने तोड़ा? मुशर्रफ ने तोड़ा ना। कू करने कौन आया? मुशर्रफ आया ना। ये एक लीगल डिबेट जरूर उस तरह से होती है कि ये या इवन रैशनल डिबेट उसमें बहुत सारी हो सकती है, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि एक कंट्री का एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था जो वहां पर 2/3 मेजोरिटी लेकर बैठा हुआ था और उसको एक आर्मी चीफ ने उस अपने 3 जनरल साथ मिलकर निकाल बाहर किया और बेइज्जत करके बाहर किया। मैं क्यों कह रहा हूँ बेइज्जत, यही बता देता हूँ। आप 12 जून की का वो दिन याद कीजिए। 12 जून था नहीं, 12 नवंबर का दिन, 12 अक्टूबर, सॉरी 12 अक्टूबर का वो दिन था 99 में, जब कू हुआ था। और आप याद करिए कि उस दिन जो फौजी थे ट्रिपल वन ब्रिगेड वाले, वो गेट खोल कर अंदर चले गए थे क्योंकि पुलिस वालों ने, जो बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस थे, उन्होंने रोका ही नहीं था उनको। वो गेट खोल के अंदर जा रहे थे और फिर कॉल आया था, वो सारे फौजी वापस बाहर आए थे, फिर गेट बंद किया गया था, फिर वो गेट के ऊपर चढ़ के कूद के गए थे। वाई? बिकॉज विजुअल्स क्रिएट किए जा रहे थे। किस बात के लिए? ह्यूमिलिएशन के लिए। नवाज शरीफ को उस जमाने में ह्यूमिलिएट करने के लिए उस सीन को क्रिएट किया गया कि गेट को कूद के फौजी जा रहे हैं और उसको निकालेंगे। तो ये कहा जाना कि नवाज शरीफ वाज कंप्लीटली इन हिज राइट, व्हाटएवर ही डिड वाज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। he had authority to dismiss army chief. He did that. क्या आर्मी चीफ ने एक्सेप्ट किया उस चीज को? तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन किसने तोड़ा? तो बात पॉलिटिशियन पर कहां से आ गई? यही तो समझ नहीं आती कि जब इंडिया से बात करें तो बात कहां से शुरू करें। ये एक सवाल है ना कि इंडिया से बात शुरू करें तो बात कहां से शुरू करें। क्या हम बात 2024 से शुरू करें, बात 99 से शुरू करें, बात 2007 से शुरू करें, बात जो है वो 98 से शुरू करें? ये तब की बातें हैं। ये वाजपेयी साहब तब आए हैं जब दोनों मुल्कों ने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कर लिया, उन्होंने कहा कम बराबर हो गया, चलिए गप मारिए उन्होंने नाल जा। ठीक है, उस वक्त पाकिस्तान की इज्जत थी, एक इज्जत इस सेंस में थी कि मतलब दोनों मुल्कों ने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कर लिए हैं और दोनों मुल्क अपने अपनी अब वो सारी चीजें हैं। सो अगर उस वक्त हम लाहौर डिक्लेरेशन की इज्जत कर लेते, जिसमें कश्मीर इशू को सॉल्व करना था, वो दोनों मुल्कों ने ये कोशिश की कि हम ये फैसले किए कि हम कश्मीर इशू को सॉल्व करेंगे। टेररिज्म जैसे इतने सालों में चीमा साहब कश्मीर को सॉल्व करने के लिए जब भी बैठे, जब भी दोनों तरफ की टीमें मिली, जब भी दोनों तरफ के डेलीगेशन मिले, जरा बताइए तो सही बात क्या हुई उन डेलीगेशंस में? हर बार एक ही बात निकली कि विल कंटिन्यू टू टॉक। हल तो कभी कोई नहीं निकला। क्यों?
क्योंकि हिंदुस्तानी टीम को तो यही सवाल होता है कि भाई आप अपने इस कब्जे वाले कश्मीर से बाहर कब निकलना है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तानी फौज पहले बाहर निकलेगी, फिर वहां पर कुछ फौज भारत की रहेगी जो माहौल बनाएगी इलेक्शन का, प्लेबिसाइड होगा। यही सब हुआ है ना चीमा साहब। मैं फिर याद दिला दूं आपको, कहीं ये अगले महीने 6 महीने में हो गया जहां भारत ने कह दिया चलो जी प्लेबिसाइड कराते हैं, तो आप भाग रहे होंगे वहां से, यकीन मानिए आप भाग रहे होंगे। लेकिन चलिए फिलहाल आप ना भागिए, हम आपसे गप मारते को हैं। कंडेम करेंगे इन ऑल इट्स फॉर्म, ठीक है जी। उस वक्त भी 1999 की ये बात है, तब अमेरिका भी दहशतगर्दी की जंग और वॉर एंड टेरर भी चला ही नहीं था, लेकिन इंडिया एंड पाकिस्तान ने उस वक्त कहा कि हम इसको टेररिज्म हो। न्यूक्लियर वेपन्स, इंडिया और पाकिस्तान ने ये दोनों ने कहा कि हम जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इमीडिएट स्टेप्स लेंगे टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल और अनऑथराइज्ड यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये बहुत बड़ी बात है, उस वक्त अमेरिका का भी बड़ा प्रेशर था। अब भारत और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं की हुई थी। जब आपने ट्रीटी साइन नहीं की अमेरिकन से, तो हमने चोरी साहब ने धमाके किए, इंडिया ने भी और पाकिस्तान ने भी, तो हमने वो ट्रीटीज भी साइन नहीं की थी, वो और भी डरते थे हमसे। तो वो उनको ये था कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें ताकि कहीं भी अनऑथराइज एक्सीडेंटल यूज ना हो जाए, ये ना हो कि कम्युनिकेशन गैप हो, हॉटलाइंस ना हो, ठीक है जी। सो ये चीजें सीबीएम्स जो है उसके हवाले से काफी काम हुआ, और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन के हवाले से भी डिस्कशन हुई, कमिटमेंट्स के बारे में। ना पाकिस्तान डिसआर्मेंट चाहता है ना इंडिया चाहता है, ना पाकिस्तान नॉन प्रोलिफरेशन की बात कर रहा है, ना इंडिया नॉन प्रोलिफरेशन, दोनों प्रोलिफरेशन की बातें कर रहे हैं। एंड देन अबव ऑल ये था कि दोनों मुल्कों ने डायलॉग पे फोकस किया कि हाँ जी हम डायलॉग करेंगे। एंड सबसे बड़ी बात आजकल जो पाकिस्तान के लिए मसला बना हुआ है, सार्क, जो डिक्लेरेशन सार्क डिक्लेरेशन है, उसकी बात हुई कि जी जो उसको हमने कमिटमेंट्स पूरी करनी है ताकि हम इस खित्ते के लोगों के लिए वेलफेयर का काम कर सकें, यहाँ के लोगों की क्वालिटी इंप्रूव हो सके, यहाँ के लोग जो है वो यूरोपियन यूनियन तरह की जिंदगी गुजार सकें, अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सोशल प्रोग्रेस हो, कल्चरल डेवलपमेंट हो, इस तरह के जो भी मोटे मोटे अल्फाज होते हैं वो तमाम डिक्लेरेशंस में होते हैं। और आई एम श्योर उस वक्त भी ये थे कि सार को हमने करना है। एंड देन फिर ह्यूमन राइट्स की बात हुई कि हम वो करेंगे ह्यूमन राइट्स, पर विच फिर कारगिल आ गई 1999। उस वक्त पाकिस्तान तो वैसे ही लपेटा गया ना, पाकिस्तान तो वैसे लेटर। मुशर्रफ कहता है कि मैंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को कारगिल में ब्रीफिंग दी थी कि पायन ये चीजें हैं। नवाज शरीफ कहता है मैं कैसे ब्रीफिंग मान सकता हूँ, ऐसी ऐसी कोई ब्रीफिंग हुई नहीं है। ऐसा इसलिए चीमा साहब, नवाज शरीफ साहब कतई गलत नहीं कह रहे। सच ये है कि खास किस्म का मैनिपुलेशन आपके इस जनरल मुशर्रफ ने किया था, जहां पर दोनों कंट्रीज की जो बाउंड्री लाइंस थी कारगिल के इलाके में वो मिसिंग थी। एक ऐसा नक्शा दिखाया गया उनको जिसमें वो बाउंड्री लाइन थी ही नहीं, ना ही वो इंडिकेट किया जा रहा था कि कहाँ इंडिया है, कहाँ पाकिस्तान है और कहाँ आपके सो कॉल्ड मुजाहिदीन बैठे थे, जो कि एक्चुअली नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के लोग थे, एनएलआई के लोग थे। तो वो तो क्लैरिटी वहाँ थी ही नहीं कोई। तो जब आप किसी को इन्फॉर्मेशन सही नहीं देंगे तो उससे आप सही जजमेंट की बात सोच कैसे सकते हैं? सोच ही नहीं सकते ना। आपने नवाज शरीफ को इन्फॉर्मेशन ही गलत दिखाई, नक्शा ही गलत दिखाया, तो बेचारा बताते क्या? तो ही रिमेंड एज कंफ्यूज्ड एज ही कुड बी। फैसला तो गलत होगा ही ना फिर। मैं गया जरूर था, तस्वीरें जरूर इन्होंने मेरी खींची, और मुझे ये थोड़ी कहा था कि असांज कर देना। वो तो यूं हुआ कि जनरल मुशर्रफ थे चाइना, चाइना में जनरल मुशर्रफ ने हॉटलाइन पे जनरल बाय द वे मैं यहाँ अंडरलाइन कर दूँ, ये हॉटलाइन पे आप जा रहे हैं, मैं वो जरूर बात करना चाहूँगा। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना, वन ऑफ द मीटिंग्स, जो ब्रीफिंग जिनकी आप बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ को दी गई मीटिंग्स, जो जो जिसको जो उस मीटिंग को उसमें जो प्रेजेंटेशन हो रही थी वो जमशेद कियानी साहब कर रहे थे, लेफ्टिनेंट जनरल जमशेद कियानी कर रहे थे। और उसमें उन्होंने साफ ये बात कही है कि कहीं भी नवाज शरीफ ने 100% सपोर्ट नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि नाउ क्योंकि मुशर्रफ ने कोई बात कही थी कि आप कहें तो हम फौजी वापस बुला लेते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, अब के फौजी अंदर जा चुके हैं, उसकी वापसी का रास्ता नहीं है, मगर ये है कि ये हम तब तक सपोर्ट करेंगे जब तक कि आप जीत रहे हैं, क्योंकि जिस दिन आप हारना शुरू हो जाएंगे इस जंग कारगिल की वॉर में, उस दिन हम आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे।
लेकिन फिर भी आप ये देखिए, जिस 4 जुलाई का आप आगे ज़िक्र करने जा रहे हैं, नवाज़ शरीफ ने वो खतरा मोल लिया। इसलिए क्योंकि वो उसको ये मालूम था कि जो हार रही है, वो उसकी अपनी फ़ौज है, कंट्री की फ़ौज है और वहाँ मरने वाला हर जवान देश का जवान है। तो उसके पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो इस बात को वो सॉरी दोस्तों फ़ोन आ रहा है, मैं इसको बंद कर देता हूँ ज़रा। तो ये वो सीन चल रहा है। इसलिए आपको समझना चाहिए कि वो फ़ैसला नवाज़ शरीफ के लिए भी आसान नहीं था और बाय द वे ये भी हर किसी को मालूम था कि वो बूमरैंग करेगा खुद नवाज़ शरीफ पे और वो बूमरैंग किया, जब अक्टूबर में उनकी सरकार गिराई गई और आज तक मरने के दम तक मुशर्रफ यही कहते रहे कि नवाज़ शरीफ ने वो जंग हरवा दी, जिसको हम मिलिटरीली जीत चुके थे, उसको पॉलिटिकली उन्होंने हरवा दिया। ये बात वो आखिर तक कहते रहे, जो कि दरअसल सरासर झूठ है। महमूद से बात की, आई थिंक जनरल महमूद डीजी आए थे उस वक्त, ठीक है जी। तो जनरल महमूद से बात की और उसने बातें शुरू कर दी, यही कारगिल वाली। चाइनीज इंटेलिजेंस सुन रही थी। अच्छा है तो पाकिस्तान का चाइना ऑल वेदर फ्रेंड है, लेकिन दे वर स्पाइंग ऑन पाकिस्तानी आर्मी चीफ इन अ होटल। आप चाइना की होटल में हैं, उनके गेस्ट हैं, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, आपकी जो लाइन है वो कैसे सिक्योर है? कैसे सिक्योर हो सकती है भाई? क्या बातें करते हो? वो सारी कम्युनिकेशन चीनियों ने पकड़ ली, चीनियों ने अमेरिका को बता दी, हमें खतरा है, ये न्यूक्लियर जंग हो सकती है। समझ रहे हैं आप बात को? सो यहाँ पे आके चीजें जो है वो बड़ी खराब हुई। सो ये हमारे करतूत हैं। ये आपकी इस करतूत की एक डिटेल भी है। ये बात आप सही कह रहे हैं कि वो एक इनसिक्योर लाइन थी, होटल लाइन जहाँ पर बात हो रही थी, बाकायदा रूम नंबर बता के उसका कॉल मिलवाई गई थी। तो ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये भी बात सही है कि जनरल महमूद से जो बातें हो रही थी, हमारा जो MI-17 हेलीकॉप्टर चॉपर जो है वो गिरा था, तो उसको लेकर भी बात हुई थी। उसका मलबा कहाँ गिरा है, ये भी मुशर्रफ ने पूछा था उस कन्वर्सेशन में। आपको याद होगा कि तो जब आपने पूछा था कि क्या मलबा हमारी साइड गिरा है, तो जो जनरल महमूद है उन्होंने बताया था कि नहीं, वो हिंदुस्तानी साइड पर गिरा है उसका मलबा हेलीकॉप्टर का, और अब वो लोग डर रहे हैं इधर चॉपर लेकर आने में दोबारा से। तो ये सारी बातें उस कन्वर्सेशन में आई, लेकिन जो असली बात आई वो क्या थी, वो ये कि जो लोग यहाँ आए हुए हैं कारगिल के ऊपर, वो आपके फौजी हैं, वो कोई कबाली नहीं है, कोई मुजाहिदीन नहीं है। और आपको याद नहीं है शायद, भारत में हर टेलीविजन चैनल में वो सारी की सारी कन्वर्सेशन सुनवाई गई थी, चलाई गई थी, तमाम टीवी चैनल्स पे। मैंने उसको आज तक पे देखा था उस वक़्त। तो ये तमाम बातें दुनिया को ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी थी। उसके बाकायदा उस कन्वर्सेशन के डोज़िया बना-बनाकर हर एक एम्बेसी में दिए गए यहाँ पर, तमाम एम्बेसी को दिए गए, ताकि लोगों को पता लगे कि दरअसल वहाँ है कौन, और यही रीज़न था कि दुनिया में तमाम लोग आपके खिलाफ हो गए थे। हमारे स्टाइल हैं, ये हम हैं, हम ऐसी चीज़ें बड़ी पसंद करते हैं, ठीक है जी। और पता नहीं क्यों, ये हमारा क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों ऐसे करते हैं, क्या चाहते हैं हम, ठीक है ना जी। आई विश कि ऐसा ना हो। आज अगर इमेजिन करें यार आप, आज अगर इंडिया और पाकिस्तान की चीज़ें नॉर्मलाइज होती तो थिंग्स वुड हैव बीन सो मच ईजी। आज हम किधर की किधर बातें कर रहे हैं। जनरल मुशर्रफ उस वक्त, नवाज शरीफ जो है, जब इंडिया ने 5 धमाके किए तो पाकिस्तान अमेरिकी सदर जो है बिल क्लिंटन, उसने फ़ोन किया और कहा कि $5 अरब का पैकेज देते हैं आपको, आप रिफ्यूज़ कर दें। ये नवाज शरीफ कहते हैं आज भी हमारे मुल्क के फॉरेन ऑफिस के रिकॉर्ड में चीज़ें पड़ी हुई हैं, हम आपको $5 अरब देते हैं, ये बंद करें। उस वक्त आप देख लें, उस वक्त भी अमेरिका को पता था पैसे इंज लेके जाने, लेकिन अगर ये ना करते, मैं देख रहा था, सुना था कि जो हमारे 3 सर्विसेज चीफ हैं, एयर नेवी एंड आर्मी के, आर्मी चीफ ने कहा कि आप फैसला करें जो आप करना चाहते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं। नेवल चीफ ने कहा कि ना टेस्ट करें, एयर चीफ ने कहा टेस्ट करें। मेरा ख्याल है दिस इज व्हाट आई हर्ड। सो क्वेश्चन ये है कि हालांकि उधर जो भी मौजूद होता,
हर एक को एक ही जुबान से कहना चाहिए था टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, आपके पास न्यूक्लियर वेपन हैं, तो भाई क्यों ना टेस्ट करें, की वजह। आप देखें ना, अगर न्यूक्लियर वेपन्स थे तो मामला बेहतर हो गए, अगर न्यूक्लियर वेपन्स ना होते तो अब इंडिया का बहुत ज्यादा अपर हैंड होना था पाकिस्तान के ऊपर, बहुत ही ज्यादा, साढ़े कंट्रोल च नहीं सी होना, सीधी बात है। इंडिया वुड हैव बीन सिंगल हैंडेडली कंट्रोलिंग द एंटायर डिस्कशन। अभी भी वो सिंगल हैंडेडली कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को उनको पता जिधर ये होंगे ये हमें कंटेस्ट करेंगे। सो वो क्या कहते हैं, सो लेट्स इग्नोर सार्क, लेट्स हैव बिमस्टेक, लेट्स हैव अदर प्लेटफॉर्म्स। पाकिस्तान नहीं बेच पाना, एज स्पॉइलर का रोल अदा करेगा, क्योंकि पाकिस्तान कहेगा नहीं बराबरी। अब देखिए ना इंडिया क्या करेगा, when India will talk with the global leaders, global players, India will talk about multilateralism। साडा शेयर भी दो, इंडो पैसिफिक में हमें भी वैल्यू दें, ये चीन ज्यादती कर रहा है, ये हमें फ्रांस का पार्टनर बनना है ताकि हम अमेरिका को भी दिखा सकें कि हमारे पास और पार्टनर हैं, हम क्वाड के भी मेंबर हैं। सो इंडिया वांट्स टू गेट मैक्सिमम ऑफ इट्स शेयर, इंडिया अपना मैक्सिमम शेयर लेना चाहता है, ठीक है जी। सेकेंडली क्या है, शेयर तो लेना चाहता है इंडिया, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें जब ग्रेट पार्ट से डील करता है, लेकिन जब खित्ते में होता है तो देन इंडिया वांट्स टू डू इट सिंगल हैंडेडली। आप जरा ये बताएं चीमा साहब, आपके साथ जो सरकार है, जो पाकिस्तानी सरकारें थी 80 के डिकेड में, 80s के डिकेड में, क्या उनके पास पैसा नहीं आ रहा था? अंधा पैसा आ रहा था। 91 के बाद जो पैसा जो 2001 में जब आपका कू हो गया है 99 वाला, उसके बाद 2001 में क्या अमेरिकन्स ने पागलों की तरह आपको पैसा नहीं दिया है? तो किसने रोका था आपको कि आपने इंस्टीट्यूशन खोलते? किसने रोका था कि आप अपने यहाँ की ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करते? किसने रोका था आपको कि आप अपने यहाँ की जो इंडस्ट्रियल बेस है उसको बनाते? ये सब बातें तो आप लोगों को खुद करनी थी ना। तो भारत के ऊपर क्या मुश्किल भाई? भारत में जो लोग हैं उन्होंने अपनी कंट्री को खुद बनाया, तमाम किसी सपोर्ट के बिना भी बनाया, और बाद में जो सपोर्ट आई तो उसके साथ भी बनाया, और आज ग्रो कर रहे हैं उस तमाम सपोर्ट के साथ में। चाहे उसमें चाइना का इंटरेस्ट हो, अमेरिका का इंटरेस्ट हो, जापान का इंटरेस्ट हो, जर्मनी का इंटरेस्ट हो, यूरोप का इंटरेस्ट हो, ईयू साथ में आ रही है, नहीं आ रही है, भारत बिम्स्टेक बना रहा है सार्क को छोड़कर। तो भाई ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत के पास एक प्लान है और भारत उस प्लान पर आगे अमल कर रहा है। ये जो हैफेजर्ड तरीके आपकी फौज लगाती रही है, जिसने सिविलियन बालादस्ती कभी कायम ही नहीं होने दी, वो सब हमारे नहीं होता ना। हमारे कभी किसी ने कहा कि धांधली हुई है इलेक्शन में? आपके हालत देखिए क्या हो रही है, जो जीत रहा है वो भी कह रहा है धांधली हुई है, जो हार रहा है वो भी कह रहा है धांधली हो रही है। एक्चुअली मैं अपने दोस्तों से हमेशा ही कहता हूँ कि पाकिस्तान से एक चीज सीखने की है, हाउ नॉट टू रन अ कंट्री। किसी मुल्क को कैसे नहीं चलाया जाना चाहिए, ये आदमी को पाकिस्तान देख के सीख लेना चाहिए। दुनिया को पाकिस्तान को एक मॉडल की तरह दिखाना चाहिए, हाउ नॉट टू रन अ कंट्री। दैट्स द ट्रूथ। कि नहीं, इट्स मी, आई विल डिसाइड थिंग्स, यूनिलैटरल। ये चीजें जो हैं दे आर, देन द वर्ल्ड इज वाचिंग। ये चीजें और तो बहुत सारे मुल्क एक्सेप्ट कर लेते हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप नहीं एक्सेप्ट करती, वो कहती नहीं बराबरी से करेंगे, ना हम इंडिया से कोई एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं, ना हम एक स्टेप नीचे पे उस पर इंडिया के साथ कॉम्प्रोमाइज करें। ये चीज सारी बात है इंडियन लीडरशिप को अच्छी नहीं लगती। क्यों अच्छी लगेगी? क्योंकि आपकी हैसियत और आपकी औकात कहाँ पर है ये आप भी बेहतर जानते हैं, और आदमी को बात उतनी ही करनी चाहिए जितनी उसकी हैसियत हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको यानी आप एज अ मुल्क को भला बांग्लादेश से ऊपर क्यों रखा जाए? उनकी इकोनॉमी बेहतर, उनका प्राइसिंग बेहतर, उनकी डेमोक्रेसी आपसे बेहतर, हर चीज़ में आपसे बेहतर, तो क्यों ना उनको आपसे ऊपर रखा जाए? आखिर डेमोक्रेसी के भी तो पैरामीटर होने चाहिए ना, कुछ डिग्री विग्री देके कि 10 में से कितने नंबर उनके पास। और फिर आप देखिए, व्हाई शुड नॉट बांग्लादेश बी अहेड ऑफ यू? दे आर अहेड ऑफ यू, बोथ इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, स्टेबिलिटी वाइज, हर तरह से, फाइनेंशियली। आप जरा देखिए दुनिया के कितने मुल्क को एफडीआई लेके आ रहे हैं, आपके पास क्या लेके आ रहे हैं? नहीं लेके आ रहे हैं ना। क्यों? ऑफ कोर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड स्कोप फॉर इकोनॉमी। आपके यहाँ क्या है? आधे से ज्यादा पॉपुलेशन अनपढ़ है, जो बचे हुए हैं
उनमें ख़वातीन काम नहीं करेंगी, तो बचा क्या? झुंझुना। डोंट लाइक इट। वो कहते हैं इनकी इकोनॉमी कमज़ोर है, वो कहते हैं ये पॉलिटिकली हमसे पीछे हैं, वो कहते हैं ये तो मांगने वाले हैं। जैसे नरेंद्र मोदी साहब अगले दिन कह रहे थे, देखा हमने इनके हाथ से जो है वो गोला बारूद या बारूद हटा के कटोरा इनके हाथ में दे दिया। मतलब कि आए थे हमारा मुकाबला करने और अब तुम्हारी हालत ये हो गई है कि तुम एक मांगने वाले बन गए हो। That's what he wanted to say. That's what he said. कि मतलब आप छोटा मुल्क हैं, आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, यू कांट कम्पीट विद अस। सो यहाँ पे आके ये जो चीजें हैं ना, ऑब्वियसली ये इनको वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये बड़ी सिग्निफिकेंट माइंडसेट है इंडिया का, इसको स्टडी करना, रीड करना। व्हाई आई कीप सेइंग वी हैव टू रीड द माइंडसेट। ये माइंडसेट लीडरशिप को समझने की कोशिश करें, देन आप फैसले करें, एंड देन यू विल कम टू नो कि पायदाने की हो रहा है, किंज हो रहा है, किथे हो रहा है, की गल्ला ने। चीमा साहब, आप माइंडसेट कैसे पढ़ेंगे? आपके पास किसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते हैं हिंदुस्तान को? क्या किसी यूनिवर्सिटी में कोई चेयर है इंडिया के नाम की? क्या कोई कोर्स रन होता है इंडोलॉजी नाम का? नहीं ना। तो मुझे बताओ कि भला ये माइंडसेट कैसे समझा जाएगा? आपको लगता है कि हिंदुस्तान में जो स्ट्रैटेजी का लेवल है, वो चाणक्य से आता है। आपको पता ही नहीं कि हमारे यहाँ जो स्ट्रैटेजी है, वो पीछे कहाँ से आती है। हमारे यहाँ तो डिप्लोमेसी भी महाभारत के वक़्त से आती है कि नहीं? उससे भी पहले रामायण के वक़्त से आती है। राम भी पहले हनुमान को एम्बेसडर बना के भेजते हैं अपना, दोबारा फिर अंगद को बना के भेजते हैं, बार-बार एम्बेसडर भेजते हैं, अपनी बात को कन्वे करने के लिए। उसके बाद कहीं जाके जंग होती है। तो ये तो हमारे यहाँ बहुत पुराना ट्रेडिशन चला आ रहा है। और वो जो हमारे यहाँ पर इसका जो एक जो ट्रेडिशन है, वो स्क्रिप्चर्स में दर्ज है सारे का सारा। भला बताइए आप में से कौन है जो उन चीज़ों को जानता है? नहीं जानता ना। वो इसीलिए क्योंकि न तो आपके यहाँ कोई पढ़ने का जुगाड़ है और ना हमारा लिटरेचर वहाँ मौजूद है। तीसरी बात ये भी कि आप लोग खुद भी नहीं चाहते कोई जाने उसके बारे में, क्योंकि जानेगा तो सवाल पूछेगा तो जवाब मुश्किल होगा। ऐसी हालत कौन चाहता है? कम से कम वो तो नहीं चाहते आपके फौज वाले। मजाक नहीं कोई, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। लेकिन वही बात है कि पाकिस्तानी लीडरशिप कब बोलती है? जब वजीर आजम नहीं होती। अब नवाज शरीफ बेचारा 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं मेरा ख्याल है, चौथी दफ़ा भी बन सकता था, लेकिन उनको नहीं बनने दिया गया तरीके से। उनके साथ फिर गेम कर दी गई, भाई बना दिया गया है, ठीक है। तो अभी वो उनका दिल करता है कि यार हम इस मुल्क ने बड़ी तरक्की करनी थी अगर मार्शल लॉ ना लगते, अगर हमारे खिलाफ केसेस ना बनाए जाते। अभी भी वो कल वो एक फॉर्मर DGISI की बात कर रहे थे कि वो DGISI लंदन में जाके हुकूमत, देखिए मतलब क्या मतलब एट टाइम दिस इज लाइक अनफॉर्चुनेट, अ सिटिंग DGISI हु वर्क्स फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, वो ही मुल्क के खिलाफ जो है वो साजिश कर रहा है, अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बैरून मुल्क जाके साजिश कर रहा है और कह रहा है कि मेरे वजीर आजम की हुकूमत हटाओ। ये चीजें जो हैं ये वो डिस्कस कर रहे हैं। तो देन पॉलिटिशियंस एट टाइम्स बड़े मासूम लगते हैं, शरीफ लगते हैं। फिर जब उनकी करप्शन के स्कैंडल सामने आते हैं कि जी वो ये चोरी कर गए, खा गए, पी गए, लुट गए, जो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, देन फिर वो एक और चीज़ आ जाती। बहरहाल ये एक बिल्ली चूहे वाला ये सीन है। हम तो यही देख रहे हैं जब से पैदा हुए हैं, पता नहीं कब बेहतर हो गए। लेट्स सी। मित्रों, ये जो चीमा साहब कह रहे हैं, ये हमको फिर से गोली दे रहे हैं। दरअसल ये झूठ बोल रहे हैं, ये दोनों तरफ का बैलेंसिंग एक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं जो ये कह रहे हैं, क्योंकि है क्या, जो आपका पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिशियन जब अपनी राइट्स को एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकता है और उसको हर बात के लिए पीछे मुड़ के देखना पड़ता है कि वहाँ बैठा हुआ फौजी आपको कैसे कमांड कर रहा है, तो फिर वो ऐसे में क्या करेगा? ऐसे में क्या करेगा? वो जो चिश्ती, जनरल चिश्ती को अगर आप कभी जानते हो, जिन्होंने नवाज उसके जियाउल हक के साथ काम किया था, तो आप ज़रा उनकी कुछ बातें सुने। उनको हमेशा ही लगता है कि हमने तो भुट्टो के साथ कुछ किया ही नहीं, हमने तो उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया है, जो कुछ किया सुप्रीम कोर्ट ने किया है।
ये नहीं बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किसी का दबाव था या नहीं था, क्योंकि जब उनसे इस तरह के सवाल पूछे जाए तो वो हमेशा कहते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में क्या, सुप्रीम कोर्ट हमने क्या दबाव में डाला है, सुप्रीम कोर्ट को हम कोई फौज थोड़ी अपॉइंट करती है, जो जजेस वहाँ अपॉइंट होते हैं तो क्या फौज अपॉइंट करती है उनको, अगर नहीं तो उनको अपना काम करना चाहिए। वो इस तरह के लॉजिक लेकर बैठे हुए हैं, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट दैट एवरीबडी अक्रॉस द ग्लोब नोज कि पाकिस्तान में चलती सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन की है, वो है फौज। आपको याद होगा हिलेरी क्लिंटन से जब पूछा गया था कि डीप स्टेट किसे कहते हैं, कहते वही जो पाकिस्तान में होती है उसको डीप स्टेट कहते हैं। कि कभी आपको डीप स्टेट का एग्जाम्पल देना हो तो एक ही सूझता है सबसे पहले, पाकिस्तान। तो मित्रों, ये थी छोटी सी टिप्पणी जो हमारे कमर चीमा साहब ने की, जिसको जवाब देना मुझे ज़रूरी लगा। तो मैं आपको यहाँ पर अभी आज के लिए छोड़ता हूँ, फिलहाल के लिए, क्योंकि कल मैं आपको इस कारगिल वॉर की कुछ और डिटेल दूंगा जो आपको चौंकाएंगी, क्योंकि वो डिटेल्स, उनमें से बहुत सारी डिटेल्स अभी तक लोगों के सामने, कम से कम भारत में, नहीं रखी गई हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक बार हम फिर से कल, तब तक के लिए विदा।